Hello everyone. So let's continue our discussion on economy. Next two questions हैं, they are regarding सरफेसी एक्ट एंड सो देखते हैं पहले सरफेसी एक्ट क्या है. सरफेसी एक्ट इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड enforcement ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. ओके, सो बेसिकली ये एक्ट जो है ये इसलिए बना है ताकि बैंक्स के पास अगर जो उनके एसेट्स हैं वो एनपीएज में कन्वर्ट हो जाए तो बैंक्स के पास ऑप्शन रहे to sell off those assets and recover some of their costs. ठीक है. और एक खास चीज ये है कि उन्हीं एसेट्स के लिए है जहां पे सिक्योरिटी आपके पास है, यानी कि जहां पे बैंक के पास कोलैटरल है. ठीक है. सो बैंक क्या करेगा, वो जो कोलैटरल है, सिक्योरिटी है, उसको बेच के अपना पैसे की रिकवरी करेगा. ठीक है. और ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर फिनोमिना, पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, दिस इज एप्लीकेबल टू बैंक्स, एनबीएफसीज बोथ एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल. ओके, सो इतना आपको जानना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इट अलाउज सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द केस ऑफ सिक्योर्ड लेंडिंग. सिक्योर्ड लेंडिंग का मतलब जहां पे आपके पास कोलैटरल है. सो आंसर होगा सी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटिन्यूशन है इस पर्टिकुलर सरफेसी एक्ट का, जो है बैड बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है. सो देखिए, बैड बैंक्स बनाने का, बैड बैंक्स का मतलब ये नहीं कि कोई गंदा बैंक है या फिर वो अनएथिकल लेंडिंग करता है. बैड बैंक्स बेसिकली इज फॉर दोज एसेट्स जहां पे एसेट्स जो हैं दे हैव टर्न्ड बैड, यानी कि एसेट जो है सॉर्ट ऑफ एनपीएस बन गए हैं. तो दो ऑप्शन रहते हैं कि बैंक खुद अपने जो एसेट्स हैं उनको रिकवर करे. अब बैंक के पास ना ही स्पेशलिटी है और बैंकिंग सेक्टर कुछ एक्सपर्ट नहीं है इन द रिकवरी ऑफ एसेट्स. सो सरकार ने किया कि वी विल मेक सम कंपनीज जिनका काम ही रहेगा कि जो एसेट्स डूब रहे हैं, एसेट्स विच आर नॉन परफॉर्मिंग, उनको लिक्विडेट करके, उनको बेचकर बैंक्स के लिए पैसा रिकवर किया जाए. ठीक है. सो इस लिए बैंक, बैड बैंक का क्रिएशन हुआ 2021 में. एनएआरसीएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई गई, जो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका काम ही यही होता है कि एक बैड एसेट को बेचना और उससे पैसे रिकवर करना. तो होता क्या है, सपोज बैंक है एचडीएफसी, एचडीएफसी के पास एक एनपीए है, लेट्स से अबाउट 100 करोड़ का. ठीक है. सो एचडीएफसी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस पूरे को जाने दे या फिर वो इसको एक बैड बैंक को बेच दे. ठीक है. अब ऑब्वियसली बैड बैंक जो है वो 100 करोड़ के जो बैड एसेट्स हैं उनको 100 करोड़ में खरीदेगा नहीं, इससे वो 50 करोड़ में खरीदता है. तो एट द वेरी लीस्ट एच डी एफ सी इज सिक्योर्ड की 50 करोड़ उसको मिलेंगे ही मिलेंगे. अब बैड बैंक जो है वो एसेट्स को बेचेगा. फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के वेयर हाउसेज है, किसी कंपनी के, लेट्स से जेट एयरवेज अभी बैंकरप्ट हुआ था, तो जेट एयरवेज जैसी कंपनी के एयरक्राफ्ट होंगे. विजय माल्या किंगफिशर था तो उसके भी एयरक्राफ्ट होंगे. बैंक्स उन सबको बेचेगा और वहां से जो पैसा आएगा वहां पे लेट्स से 55 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश करेगा, जहां से बैड बैंक का प्रॉफिट जो होगा वो 55 करोड़ होगा. सो बेसिकली एक एफिशिएंट वे में, मोस्ट प्रॉफिटेबल वे में आपके जो एनपीएस हैं उनका सोल्यूशन निकल रहा है. ठीक है. और अगर सपोज ये 55 करोड़ तो बैंक ने दे दिए, 50 करोड़ एचडीएफसी को कमिट कर दिया, तो ये हो कि अगर वो एसेट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा के बिके, अगर ये हो कि वो एसेट्स जो है वो 50 करोड़ के ना बिके, उससे कम के बिके, तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी को गारंटी करती है. ठीक है. और ये जो 50 करोड़ एचडीएफसी को बैड बैंक दे रहा है, ये एक इंस्टॉलमेंट में नहीं होता, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में होता है. ओके. So let's see the statements. It will help in the resolution of bad assets of only public sector banks. नहीं, ओनली पब्लिक सेक्टर्स नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी करता है ये. बैड बैंक विल परचेज बैड एसेट्स फ्रॉम बैंक्स इन कैश. नहीं, ये पार्शियली होगा. आधा कैश में होगा, स्टार्टिंग कैपिटल लेट्स से कैश में होगा, और उसके बाद सिक्योरिटीज में बैंक कुछ सिक्योरिटीज फ्लोट करेगा और वो दे देगा एचडीएफसी को, जो इन फ्यूचर रिडीम कर सकते हैं. ठीक है. और ये सिक्योरिटीज जो होंगी दे विल बी गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई. ठीक है. सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग प्री पैक स्कीम. ओके.
सो प्री पैक स्कीम बेसिकली एक स्कीम है जब जो स्पेसिफिकली बनाई गई है एमएसएमईज के लिए। अभी तक सिर्फ एमएसएमईज इसके टारगेट बेनिफिशियरीज हैं। और अगर लेस देन 1 करोड़ के इनके डिफॉल्ट्स हैं, यानी कि लॉस मेकिंग जो है एसेट्स हैं, दे आर ऑफ वैल्यू लेस देन 1 करोड़, उस केस में ये स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और इस केस में जो ओनर्स हैं ऑफ द डेट रिडन कंपनी या फिर एमएसएमई, वही यानी कि जो डेटर्स हैं वही अपने आप एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे। वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाएंगे, आपस में ही मिलजुल के एक प्लान बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको बेचा जाए या किसी तरह से उनका सुलझाया जाए। ओके, सो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसके करेक्ट हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर डिफॉल्ट बाय एमएसएमई ऑफ लेस देन 1 करोड़। मैनेजमेंट विल रिमेन विद द प्रोमोटर्स ऑफ द डिस्ट्रेस्ड फर्म। क्यों? क्योंकि आई जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ओनली डेटर्स कैन इनिशिएट प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। डेटर्स ही कर सकते हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है, यानी कि एमएसएमईज ही अपने आप में वो इनिशिएट कर सकते हैं, बैंक्स नहीं कर सकते। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। So liquidity coverage ratio, basically it's a ratio of high quality liquid assets of bank divided by its net cash outflow. अब एसेट्स में क्या आएगा? बैंक के डिपॉजिट्स आएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगी, जिसमें बैंक एक प्रॉफिट गेन कर सकता है। और नेट कैश आउटफ्लोज क्या होगा? जो लोन्स होंगे बैंक्स के टू डिफरेंट सेक्टर्स। सो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हो गया। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर वुड बी सी, हाई क्वालिटी एसेट्स टू नेट कैश आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 days। ये याद रखना कि 30 दिन का पीरियड तक ही ये डेफिनेशन में आता है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया विच इज इन न्यूज क्वाइट अ लॉट दीज डेज, दैट इज क्रिप्टो करेंसीज। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसीज, डिजिटल एसेट्स विच आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट लीगल करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज पे लीगल इंडिया अभी कंसिडर नहीं कर रहा है। ठीक है, दे आर कंसिडर टू बी इलीगल। और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्ट करना इलीगल नहीं है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीद बेच रहे हैं तो वो इलीगल नहीं है। बट क्रिप्टो करेंसी, अगर कोई आपको धोखा दे जाए, क्रिप्टो करेंसी कोई फेल हो जाए, सो यू डोंट हैव एनी बैकिंग की वो लीगल करेंसी है तो गवर्नमेंट आके इंटरवीन करे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बीइंग नॉट बीइंग अ लीगल करेंसी। ठीक है, सो अभी हम इसको एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिएट कर रहे हैं, और कोई भी एसेट होगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स हमेशा लगाएगी। ठीक है, सो 30% टैक्स भी इस पे लगता है। और थर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि लेवी ऑफ टैक्स ऑन क्रिप्टोज डज नॉट लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी, हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, और कोर्ट की भी जजमेंट आई है विच सेज कि वो अगर उनसे प्रॉफिट आप कमा रहे हैं तो वो प्रॉफिट को टैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि वो लीगल करेंसी बन रहा है। ओके, सो आंसर हियर वुड बी डी। अब क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत चर्चा में है। बिटकॉइन जैसी, इथीरियम जैसी बहुत प्रोमिनेंट करेंसीज हैं। कई कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक एल सेल्वाडोर है, जिन्होंने क्रिप्टो को एज अ लीगल एसेट भी मान लिया है, एज अ लीगल टेंडर भी मान लिया है। ठीक है, बट इंडिया के केस में आपको याद रखना है कि इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। इस पर टैक्स लगता है, और वो टैक्स लगने का मतलब ये नहीं है कि वो एक लीगल करेंसी है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है ई रूपी का। पहली चीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पहली चीज की ई रूपी इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड, इट इज नॉट, इट इज अ लीगल टेंडर और फियाट करेंसी है। ठीक है, फियाट करेंसी का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विच डज नॉट हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, जैसे कि नोट्स, नोट्स की अपने आप में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है अनलेस एंड अनटिल आरबीआई उसको लिख के नहीं देता कि भाई हम लायबल हैं इस नोट के लिए। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, इट विल एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म, ये भी सही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हेल्प पीपल
held by people will be reflected as liability on the RBI बैलेंस शीट rather than banks. जी हाँ, ये देखो, अनलाइक कार्ड्स जो आप कार्ड से पेमेंट करते हैं या यूपीआई पेमेंट होती है, उससे अलग आरबीआई और ई रुपी से जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो बैंक की बैलेंस शीट पे नहीं रिफ्लेक्ट होगा. जस्ट लाइक कि आप कैश से ट्रांसफर करते हैं तो बैंक के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं शो करता. अगर आप 100 रुपए, मैं 100 रुपए आपको दे रहा हूँ, तो बैंक की लाइबिलिटी नहीं चेंज हो रही है, वो आरबीआई की लाइबिलिटी चेंज हो रही है कि उसने पहले 100 रुपए के लिए वो मुझे लायबल था, अब आपको लायबल होगा. तो सिमिलर इज द केस विथ ई रुपी एज वेल. एसेंशियली इट इज लाइक कैश, बट इट इज नॉट a hard cash, it is in the digital form. ठीक है. It could lead to instantaneous payment without any processing delay. This is also correct and this is one of the reasons why e-rupee has been adopted. अगला स्टेटमेंट देखें कि e-rupee के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. इट इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट. बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि अगर मैं देवेश, इफ आई एम होल्डिंग लेट्स से e-rupee वर्थ 100 रुपीज, तो मैं उस e-rupee का ओनर हूं, जो भी बेयरर है. सो दिस इज करेक्ट. इट वुड ऑफर फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी एंड सेटलमेंट फैसिलिटी. हाँ, क्योंकि आरबीआई इज डायरेक्टली लायबल फॉर देम. हमें आरबीआई से गारंटी मिल रही है यूपी की भी. आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 has been amended to include e-rupee as legal tender. This is also correct. So answer would be D. Okay. चीज आ गई, that is e-rupee. See, rupee with a double e and rupee with an I, ये दोनों अलग चीज है. Rupee with a double e is a digital currency. ठीक है. Rupee with the I is not a digital currency. It is not a legal tender. ये एक फॉर्म ऑफ वाउचर है. ओके. जैसे आपको सपोज अमेजोन के वाउचर्स मिलते हैं, उसी तरह से ये भी एक वाउचर है कि आप इतनी वैल्यू की किसी जगह से रिडीम कर सकते हैं. ठीक है. अब स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, इट इज अ डिजिटल वर्चुअल करेंसी, ये गलत है. इट इज अ वाउचर. इट इज इशूड बाय एनपीसीआई. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इशू करती हैं. दैट इज ओनली थ्रू बैंक्स. ठीक है. गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज करती हैं. सिंपल सी चीज है. आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के वाउचर्स जो आपको मिलते हैं उससे कंपेयर कर दीजिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा. It will be sent to the beneficiary's mobile by participating bank. This is correct. It can be used only for the specific person for specific purpose. ठीक है. हाँ बिल्कुल. अब अगर आपके पास अमेजोन का वाउचर आता है तो वो आप ही यूज कर सकते हैं और सिर्फ उसी पर्पस के लिए जिसके लिए वाउचर खरीदा जाता है. ठीक है. इट कैन बी रिडीम्ड एट ओनली सर्टेन स्पेसिफिक सेंटर्स. हाँ, अमेजोन का वाउचर है तो अमेजोन में ही रिडीम हो पाएगा, फ्लिपकार्ट में जाकर रिडीम नहीं होगा. It can be accessed even by someone who do not have a bank account. This is also correct. It can be transferred to other person, converted into cash. This is incorrect. So answer यहाँ पे होगा B. Okay. अगला एक और कॉन्सेप्ट आ गया ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स. देखिए, नॉन फंजिबल टोकन्स जानने से पहले एक फंजिबल जो वर्ड है उसका मतलब समझ लेते हैं. फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल. ठीक है. कोई चीज रिप्लेस हो पाए, तो यूनिक ना हो, दैट इज फंजिबल. फॉर एग्जाम्पल ₹100 नोट, आप एक 100 के नोट को दूसरे 100 के नोट से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. नॉन फंजिबल टोकन्स बेसिकली मीन्स कि ये क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैं जिनको क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर किया जाता है. यानी कि क्रिप्टोग्राफी मतलब कि क्रिप्टिक कोडिंग से, एल्गोरिदम से उनको सिक्योर किया जाता है. जो कोड ब्रेक करना इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल. इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एक यूनिक नंबर होता है हर एक एनएफटी का. ठीक है. और ये आजकल ज्यादातर यूज किया जाता है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट टू इन डिजिटल स्फीयर. फॉर एग्जांपल म्यूजिक के लिए, डिजिटल आर्ट के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, जो एक आर्टिस्ट को एक राइट देती है. फॉर एग्जांपल जीआई टैग्स मिलते हैं फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स. दिस इज काइंड ऑफ अ डिजिटल जीआई टैग या फिर डिजिटल आईपी. ठीक है. जिससे आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरा है, आई हैव एनएफटी फॉर दिस, और अगर इन फ्यूचर उसकी वैल्यू होगी तो आप उसको बेच के पैसा भी कमा सकते हैं. ओके. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स.
They are unique cryptographic assets that are not mutually interchangeable. This is correct. They are basically kind of cryptocurrency. This is incorrect. They are not cryptocurrencies. NFTs can be used to represent real world items like digital artwork and music. So answer would be 1 and 3. A reduction in repo rate by RBI may not be translated into lending rate of the economy because of ये question आपका self work है. खुद सॉल्व कीजिए इसको. अगर डाउट आता है तो देन डेफिनेटली आस्क मी, क्योंकि ये चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं. ओके, let's see next question. The term on lending model was recently in the news. Is related to which of the following? So on lending model जो है देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई prioritizes certain sectors. For example, agriculture, MSMEs, health, education, जहाँ पे वो कहती है कि बैंक्स को अपना लेट से 40% लोन्स जो है इन सेक्टर्स को देने चाहिए. ठीक है. सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उन सेक्टर्स को हेल्प करता है जहां पे गवर्नमेंट फील्स कि दे नीड मोर इन्वेस्टमेंट. अब हर बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने पीएसएल टारगेट्स मीट कर पाए. ठीक है. और एनबीएफसीज आर नॉट पार्ट ऑफ पीएसएल. एनबीएफसीज डायरेक्टली पीएसएल के अंडर लेंड नहीं करती. सो ऑन लेंडिंग मॉडल का मतलब ये है कि एनबीएफसीज भी लेंडिंग करेंगी प्रायोरिटी सेक्टर्स को फ्रॉम द लोन दैट दे गेट फ्रॉम बैंक्स. एनबीएफसी की फंडिंग का एक सोर्स होता है बैंक्स के फंड्स, बैंक से जो लोन्स मिलते हैं. सो जब एनबीएफसी उन फंड्स को यूज करके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में टारगेट्स को मीट करने में हेल्प करेगी, सो दैट मॉडल वुड बी नोन एज ऑन लेंडिंग मॉडल. ठीक है. सो द स्टेटमेंट हियर वुड बी ए. और इसके अंदर जो बैंक्स हैं वो 5% तक अपने जो पीएसएल टारगेट्स हैं वो एनबीएफसी को सॉर्ट ऑफ डेलीगेट कर सकते हैं. इसको इस तरह से समझिए तो आसान होगा समझना. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट को लेंडिंग. और को लेंडिंग एज द नेम सजेस्ट कि बैंक्स और एनबीएफसीज मिल के लोन्स देते हैं टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ठीक है. सो अब स्टेटमेंट्स अगर हम देखें कि बैंक्स कैन क्लेम द टोटल अमाउंट ऑफ लोन अंडर को लेंडिंग एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. नहीं, एक परसेंटेज है अप टू विच बैंक्स कैन क्लेम दिस. ठीक है. फॉर एग्जांपल 80:20 का रेशियो रह सकता है विद बैंक्स एंड एनबीएफसीज. ठीक है. यानी कि 80% बैंक्स देगा और 20% जो है वो एनबीएफसीज को दे सकता है. ओके. द बैंक्स एंड एनबीएफसी हैव टू कीप the same price for their part of the loan. This is also incorrect. In this model, banks can leverage their strong presence in local markets while NBFCs will have cheaper availability of funds. देखिए ये ऑपोजिट है. बैंक्स की लोकल मार्केट्स में प्रेजेंस कम होती है एज कम्पेयर टू एनबीएफसीज और फंड अवेलेबिलिटी जो है दैट इज चीपर विद बैंक्स एज कम्पेयर टू एनबीएफसी. सो आंसर हियर वुड बी सी. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज डायरेक्टली रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इसमें आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन से बैंक्स लेंड करते हैं, देन कौन से सेक्टर्स में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ज्यादा वेटेज है. ठीक है. रीजनल रूरल बैंक्स एंड small finance banks are required to give 70% of the credit to priority sectors. This is correct. क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फोकस ही उन एरियाज पे करते हैं जहां पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ज्यादा रोल होता है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, माइक्रो फाइनेंस की जो क्रेडिट देने वाली जगहें हैं वहां पे रूरल बैंक्स का और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ज्यादा स्कोप रहता है. आरबीआई असाइंस अ हायर वेट टू द प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट गिवन इन द डिस्ट्रिक्ट्स where the per capita प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज लेस. हाँ, देखिए बहुत ही ज्यादा मिसमैच देखने को मिल रहा है हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वहां पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग काफी कम है. सो आरबीआई ने अब हायर वेटेज दिया है उन डिस्ट्रिक्ट्स को जहां पे लेंडिंग कम है ऑलरेडी. क्यों? ताकि इक्विटी आए इन लेंडिंग और बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ के हमारे जो आइडियल्स हैं वो पूरे हो पाए. ठीक है. सो आंसर वुड बी सी. Let's see next question, which is the following will deter investments in the economy. Again, self work. ठीक है. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगेन हमने डिस्कस किए हुए हैं
Consider the following statements in the market determined exchange rate system. मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि फ्री फ्लोट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं, चलिए ये भी टॉपिक हमने किया हुआ है। Imposing tariff may not help in reduce improving trade balance as the exchange rate moves to offset the tariff. बिल्कुल, अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी और उसके कारण जो एक्सचेंज रेट है वो मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव इंटेंडेड। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है वो यूएस पे चाइना पे टैरिफ लगा देता है वहां से इंपोर्ट कम करने के लिए, ठीक है। यानी कि चाइना की जो करेंसी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसके कारण चाइनीज करेंसी की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन होगी इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज करेंसी की, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है उनका एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो एक ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। तो हम अगर बेशक ना खरीद रहे हो कोई और खरीद लेगा उनसे क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। सो दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। द एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द डिमांड सप्लाई ऑफ द टू करेंसीज। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक स्टेटमेंट। सो ये भी सही है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रुपी डॉलर रेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेल्फ वर्क। ये हमने स्टार्टिंग में ही जो पहले कुछ लेक्चर्स थे उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी यानी कि पैसा जो कैश फ्लो है दैट इज इंक्रीजिंग, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। एडवांस टैक्स पेमेंट, देखिए एडवांस अगर टैक्स पेमेंट कर दी आपने तो लिक्विडिटी तो कम होगी ना, क्योंकि जो लोगों के पास, पब्लिक के पास जो मनी है आपके और मेरे पास, दैट इज गोइंग टू गवर्नमेंट, यानी कि स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ओके, increase input credit tax credit on GST. इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली मींस कुछ बिजनेसेस के लिए अप टू अ लिमिट जो पैसे हैं जो टैक्स हमने पे किया होता है वापस वापस आ जाता है। अब पैसे वापस आ रहे हैं यानी कि लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, सो दिस वुड बी करेक्ट। फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि साल के जो पूरा एक्सपेंडिचर है वो साल के स्टार्टिंग में ही कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी पैसा अगेन पब्लिक सेक्टर में पैसा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोगों का पैसा ज्यादा आएगा, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑब्वियसली ये हमने डिस्कस कर रखे हैं सब चीजें, सो आंसर वुड बी। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, मतलब कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, ठीक है। सो ग्लोबल इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाए। अब ग्लोबल इकोनॉमी में लिक्विडिटी है वो बेसिकली कुछ करेंसीज की लिक्विडिटी है विच आर हार्ड करेंसीज, ठीक है। जो स्टेबल करेंसीज है, हार्ड करेंसीज है, फॉर एग्जांपल डॉलर हो गया, येन हो गया, ओके, यूरो हो गया, ये सब जो करेंसीज हैं अगर इनकी शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि पूरे का पूरा ग्लोब जो है अल्टीमेटली ये बास्केट ऑफ करेंसीज हैं जिनमें ट्रेड करता है, अगर इनकी शॉर्टेज हो जाएगी तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी सी। सरप्लस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन सेल्फ वर्क, देख लिया ये क्वेश्चन हमने। इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप बॉन्ड यील्ड गोज अप। आई डोंट नो ये टॉपिक्स रिपीट क्यों किए गए हैं, ये भी हमने देख लिए हैं स्टेटमेंट्स। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सो ये सही है। बॉन्ड यील्ड कैन गो अप बट इंटरेस्ट रेट डज नॉट गो अप, ये भी सही है। आपको पिछले लेक्चर्स को रिविजिट करना पड़ेगा ये देखने के लिए, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर फिर भी डाउट आता है सो प्लीज डू आस्क। इफ देयर इज अ सर्ज इन बॉन्ड यील्ड्स इन द इकोनॉमी देन बॉन्ड होल्डर्स विल गेन। ओके, बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड होल्डर्स गेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स तब बढ़ती हैं जब बॉन्ड प्राइसेस कम होती है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो बॉन्ड प्राइसेस अगर कम होगी तो मेरे पास अगर बॉन्ड है मैं बेचूंगा, मेरे को पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट विल इंटरैक्ट एफपीआई इन्वेस्टर्स, हाँ, क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस कम होंगी तो इन्वेस्टर्स जो हैं
वो आना चाहेंगे इकोनॉमी में। इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए ये गलत है। देख पहले दो स्टेटमेंट्स के लिए अगेन यू विल हैव टू रिविजिट द ओल्ड लेक्चर जहां पे मैंने बॉन्ड यील्ड के बारे में बात की है, और वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि बॉन्ड यील्ड का क्या रिलेशन है विद बॉन्ड प्राइसेस, और वहीं से आपको समझ आएगा कि किस तरह से एफपीआई को अट्रैक्ट करेगा। देखिए जब एफडीआई आएगा ना, या फिर नए इन्वेस्टर्स आएंगे, जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, दे विल मूव टुवर्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि डेट सेक्टर्स में, डेट सिक्योरिटीज में उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और दिस इन्वेस्टमेंट जो है इट इज एसेंशियली रिलेटेड टू शेयर्स। ठीक है, सो ये गलत होगा, आंसर वुड बी बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉन्ड यील्ड। एक और बॉन्ड यील्ड का क्वेश्चन है, अगेन आई अर्ज यू कि इसको सेल्फ वर्क की तरह कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। अगर आपने नहीं देखा, देयर इज अ वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां से आप बॉन्ड यील्ड के रिगार्डिंग टॉपिक्स देख सकते हैं। ओके, और ये सॉल्व कीजिए, अगर फिर भी समझ ना आए देन डू आस्क। माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंसिंग सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। दिस इंक्लूड्स both consumers and the self-employed. Services rendered under microfinance are, ये माइक्रो फाइनेंस बेसिकली मींस जो बड़े छोटे स्केल पे फाइनेंसिंग सर्विसेज हम करते हैं। ठीक है, एनएफसी एनबीएफसी के थ्रू होता है, बैंक्स भी करते हैं, और काफी और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। सो इस किस किस के लिए माइक्रो फाइनेंस यूज होता है? क्रेडिट फैसिलिटीज, हाँ, लोन्स देने के लिए, सेविंग्स, हाँ, डिपॉजिट कर सकते हैं आप, इंश्योरेंस के लिए भी यूज हो रहा है, फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज के लिए भी यूज हो रहा है कि गवर्नमेंट अगर आपको फंड ट्रांसफर करना चाहती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मनरेगा के अगर फंड्स हैं तो वो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं। सो आंसर वुड बी डी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स। इट शुड बी कोलैटरल फ्री लोन। हाँ, क्योंकि ये गरीब या लोगों के लिए या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, और दोज पीपल कैन नॉट प्ले कोलैटरल। पर्पज ही यही है कि छोटे स्केल पे सस्ते सस्ते लोन्स दिए जाएं विद लो इंटरेस्ट टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड ए कोलैटरल। ओके, इंटरेस्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये गलत है, आरबीआई डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट रेगुलेट नहीं करता। हाँ, डायरेक्शन देता है कि किस किस तरह से इंटरेस्ट रेट मैनेज करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो है वो वैसे ही ट्रांसमिट होता है जैसे इकोनॉमी में बाकी चीजों में इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिट होता है। दीज आर लोन्स अवेल्ड बाय हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम ऑफ अप टू 3 lakhs। हाँ, लो इनकम हाउस होल्ड जो है वो इसके बेनिफिशियरीज हैं। सो आंसर वुड बी सी 1 and 3। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट? आंसर वुड बी बैंक्स। देखिए जो भी क्रेडिट है टू एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस वगैरह, मोर और लेस आंसर वुड बी बैंक्स। अगर आपको नहीं भी पता, क्योंकि बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज अनपैरेलल्ड। जितना बैंक्स की रीच है उतना किसी और इंस्टीट्यूशन की रीच नहीं है। सो मोस्ट केसेस में आंसर बैंक ही होगा। ओके, नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट हैं, डेट ओवरहैंग और डेट ट्रैप के। सो डेट ओवरहैंग का मतलब ये है कि ऐसा सिनेरियो जब एक एंटिटी, सपोज एक कंपनी है, उसने उसके पास इतना ज्यादा डेट हो गया है कि उसको और लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स से माल्या, विजय माल्या के प्रोजेक्ट्स है, वो एक तरफ उसका डेट इतना ज्यादा हो रहा है कि बैंक्स उसको और लोन्स देने को तैयार ही नहीं है, जिसके उससे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल पाए, जहां से वो होप कर रहा है कि इन फ्यूचर वहां से प्रॉफिट आएगा तो मैं इसका डेट मिटा दूंगा। सो ये सिनेरियो होगा डेट ओवरहैंग का। सो स्टेटमेंट इज रेफर्स टू द डेट बर्डन सो लार्ज दैट एन एंटिटी कैन नॉट टेक एन एडिशनल डेट टू फाइनेंस फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज करेक्ट। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप इज अ सिचुएशन इन विच इट बिकम्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे द डेट। बिल्कुल, कि आपने डेट ले लिया है और आप उसको भर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो वो आपके लिए डेट ट्रैप है। सो आंसर इज सी। और इसमें एक ये भी होता है कि आप जो फ्यूचर सपोज लोन ले रहे हैं तो उस कोई और काम करने के लिए, उसका भी पैसा वापस डेट ट्रैप में ही जा रहा है, तो आप बाहर नहीं निकल पा रहे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रैप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच आर द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल रिप्रेशन। देखिए फाइनेंशियल रिप्रेशन में अगर आपको समझाऊं, ऐसा सिनेरियो जो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाती है कि मार्केट में जितने फंड्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के पास चले जाएं, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर की क्राउडिंग आउट हो जाए। ओके, और इस ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल रिजर्व रेट रिक्वायरमेंट, जो सीआरआर एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ा दे।
इससे क्या होगा, पैसा जो बैंक्स के पास है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। सो बैंक्स जो हैं वो फंड्स जो हैं वो अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, और गवर्नमेंट मेजोरिटी फंड्स अपने लिए यूटिलाइज कर लेती है, ना कि किसी और सेक्टर में जाने के लिए। ठीक है। सो स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, बैंक्स रिक्वायरिंग टू मेंटेन स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, हाँ ये भी एक एग्जांपल है। कैप्स ऑन बैंक्स इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक्स को इंटरेस्ट रेट कम मिले और बैंक्स पैसा जो है वो ज्यादा दे ना पाए किसी पर्टिकुलर सेक्टर को। इशुएंस ऑफ नॉन मार्केटेबल डेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसा डेट दे जो मार्केट ना हो पाए, ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे जो सिक्योरिटीज ही ट्रेड ना हो पाए। ठीक है। इससे क्या होगा कि बैंक्स अगर वो बेचना भी चाहे तो नहीं बेच पाएगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही खरीदेगा उसको, ही गवर्नमेंट ही बेचेगा। सो बैंक के जो रिसोर्सेज हैं दे आर ऑन द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट। रेगुलेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट, सो इट इज ऑल दी स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल डिप्रेशन आर सिम्टम्स ऑफ ए क्लोज्ड इकोनॉमी। जो कुछ हद तक इंडिया था, आई वुड से मेजोरिटी इंडियन जो इकोनॉमी थी, दैट वाज प्री 1991 लेवल। ठीक है। सो आंसर यहाँ पे डी होगा। इन द रिसेंट टाइम्स इंडियन कंपनीज आर एग्रेसिवली परसुइंग डी लेवरेजिंग। व्हाट इज डी लेवरेजिंग? सो डी लेवरेजिंग का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि अपने एसेट्स को बेचना सो एज टू फंड इट्स डेट। ठीक है। डेट को कम करने के लिए अपने एसेट्स को बेचना किसी भी कंपनी का, दैट इज नोन एज डी लेवरेजिंग। सो आंसर इज वी बी। So let's end our discussion here only. Next topics we'll discuss in the next lecture. Again, any doubts, please do comment, and please like, share, and subscribe to the video. Thank you.